सर्विस से पहले ऐसा लगता है मुझे जैसे थोड़ा पिकअप में लैग है इनिशियल स्टेज पे, या मतलब आप गाड़ी भगा रहे हो उस टाइम पे फर्क लगता है? नहीं, थोड़ा बहुत पिकअप में लगता है। नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वरना बहुत ही कम होती है, बहुत कम। इसका कोई अभी भी देखो मिट्टी जम रही है, मिट्टी जमी पड़ी है। वो ज्यादातर नई जितनी वरना है जो ये मॉडल लॉन्च हुए हैं, उसकी सबकी DRL कुछ टाइम के बाद फेड हो जा रही है, येलोइश कलर की। चिंता नहीं किसी बात की, जो बोलेंगे आज की। भाई एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। होप आप सभी बढ़िया होंगे, और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई सामने गाड़ी देखो, हाल तो आप पहचान लोगे कौन सी गाड़ी है। बहुत बिकने वाली गाड़ी रही है भाई अपने जो टाइम की। और ये देखो वरना, और साथ में बैठे हैं इसके ऑनर, ये बैठे हुए हैं सुस्मित भाई, ठीक है जी। और गाड़ी का भाई एक चीज़ देख लो ना, गाड़ी किससे पूछेंगे, गाड़ी के बाइंग कैसी रही, परफॉर्मेंस क्या रही है, मेंटेनेंस क्या रहा है, और क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है अभी तक इस गाड़ी में। भाई पहला फील देख लो, पहला फील क्या है गाड़ी का। गेट खुलते जो फील आ रहा है ना, ये देखो, ये इंसर्ट। तो भाई सबसे पहले जो बात करेंगे ना, वो करेंगे हम इंजन की। गाड़ी का सबसे मेन कंपोनेंट होता है इंजन, जिसको बंदा जो है सबसे पहले देखता है। 1.5 का नेचुरल एस्पेक्टेड इंजन होता है भाई, और गाड़ी जो 5 स्टार रेटेड है। सुस्मित भाई, हाँ जी, गाड़ी आपने चला दी 32,000 किलोमीटर। हाँ जी, तो 32,000 किलोमीटर में, और जब आपने गाड़ी नहीं ली थी, में इसका ड्रॉप खासकर वैसे तो परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं है, लेकिन जब सर्विस ड्यू होने वाली होती है ना, हाँ, उसके आसपास थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर्विस आने वाली है, तो थोड़ा सा पिकअप में फर्क आता है। पिकअप में फर्क? हाँ, वैसे नहीं लगता। अच्छा, नॉर्मल वैसे नहीं फील होता। नॉर्मल आपको फील नहीं होता? उसको क्या मतलब कैसे फील होता है, मतलब क्या? सर्विस में थोड़ा सा, सर्विस से पहले ऐसा लगता है मुझे जैसे थोड़ा पिकअप में लैग है इनिशियल स्टेज पे, या मतलब आप गाड़ी भगा रहे हो उस टाइम पे फर्क लगता है? नहीं, थोड़ा बहुत पिकअप में लगता है मुझे इनिशियल जब आप गाड़ी उठा रहे हो तो परफॉर्मेंस में फर्क लगता है। तो ये कब से आना शुरू हुआ मतलब? नहीं, ये तो सर्विस से पहले, मतलब सर्विस के पहले ऐसा होता है? हर सर्विस के पहले मुझे, मतलब इट इज मेरी ये फीलिंग है पर्सनल उस पे। हाँ, ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं थोड़ा फील करता हूँ उस चीज को। तो नहीं, तो आपने ये सर्विस सेंटर में बात करी इसके लिए, मतलब कभी कुछ बोला उन्हें? फिल्टर वो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, एयर फिल्टर थोड़ा चोक हो रहा है। अच्छा। तो चेंज होता ही है उसके बाद, क्योंकि गाड़ी हवा अच्छी देती है, तो फिर उसके बाद फील नहीं होता। ओके, तो कितनी सर्विस करवा ली अभी तक? अभी तक हो चुकी है हमारी 3 सर्विस हो चुकी है, चौथी बल्कि 4 हो चुकी होगी। चौथी अब जाएंगे। नहीं, मैं सर करीब 8,000 किलोमीटर, 8, 8.5, 9 के आसपास कराता हूँ, 9,000 से ऊपर नहीं जाता मैं। तो अभी हमारे पास कौन सा मॉडल है, किस ईयर में आपने गाड़ी ली है? ये SX है। SX, हाँ, इसके अलावा SX ऑप्शनल आता है, और उसके बाद जब मैंने लिया था तो उसके बाद अब टर्बो भी आ गया है। जब भाई ये गाड़ी ली थी ना, तो ये सेकंड टॉप मॉडल था। हाँ। इसके ऊपर से ऑप्शनल आता था। ऑप्शनल में क्या क्या था? ऑप्शनल में एक तो हीटेड और कूल्ड सीट थी, वेंटिलेटेड नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें हीटेड और कूल्ड ऑप्शन है। ओके, तो सिर्फ नॉर्मली वेंटिलेशन नहीं है। ओके, उसके अलावा उसमें एडास है। उसके अलावा स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इससे बड़ा स्क्रीन है उसका। वही इसका स्क्रीन ये जो है, हाँ, फीचर शायद सेम है स्क्रीन के, ओके, स्क्रीन बड़ी है, वो इस एज से यहाँ एज तक थोड़ी। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एज टू एज होनी चाहिए थी? हाँ, जो मारुति वगैरह, ये आजकल महिंद्रा वगैरह में चल रहा है, एज टू एज ये जो खाली कंपोनेंट दिख रहा है जैसे, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगता है? ये लगता है देखने में, है ना। अभी एज टू एज अगर ये होती तो कैसी कुछ अलग बात और अच्छा लगता। और इतनी महंगी चीज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी हो जाती। तो स्पीकर वगैरह कितने हैं भाई इसमें? इसमें 6 स्पीकर आते हैं अभी। इनका कोई आर्केमीज का है, वो जिसका भी म्यूजिक सिस्टम आता है। ओके, अच्छा साउंड है, बट टॉप मॉडल में इसका बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है। ओके, उसमें 8 स्पीकर आते हैं, इसमें 6 हैं। तो साउंड क्वालिटी तो आपको मैंने सुनाई थी उस दिन। जी, तो साउंड क्वालिटी हमने बहुत बात करी इसके बारे में। हाँ, तो म्यूजिक सिस्टम तो अच्छा है। बात कर लेते हैं माइलेज की। अभी जिस ट्रैफिक में हम चल रहे हैं उसमें क्या एवरेज देगी? मतलब ये तो कोई नॉर्मल सा ट्रैफिक है, इसमें क्या एवरेज मान के चलो आप देखो, नॉर्मल एज टू एज चलती है, अभी 9.7 दिखा रहा है। अगर थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है तो लगभग 8 के आसपास आता है, बम्पर टू बम्पर में। हाँ, 7.5, 8। तो भाई गुड़गांव लेके तो गए होगे? गुड़गांव गया था मैं, तो 8 आया था ओवरऑल। 8 का एक्सपीरियंस है तो भाई बम्पर टू बम्पर में 8 का एवरेज। और हाईएस्ट में जब बुलंदशहर जाता हूँ, अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो 17 तक पहुंच जाता है। 17 तक आप मान के चलो। हाँ, कि मैं अगर 80-90 चला रहा हूँ तो 17 तक। अगर थोड़ा भगा भी लेता हूँ तो भी मेरे को 16 से नीचे ड्रॉप नहीं जाता। अब भाई देखो, गाड़ी चलाने का 2-3 जगह आजकल खासकर हो चुकी हैं। एक तो पहाड़ों पे, एक आप गर्मी में जैसे जयपुर साइड अगर आप जा रहे हो, आप राजस्थान में कहीं गाड़ी चला रहे हो, एक होता हाईवे और एक होता बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। भाई सबसे लंबी ट्रिप आपकी क्या रही इस गाड़ी में? डेली कम्यूट तो मेरा रहता है, इससे ज्यादा मैं और जयपुर तक गया हूँ। नॉन स्टॉप आपका मतलब ये है कि मेरे 350 किलोमीटर? हाँ, 350। तो क्या एवरेज दिया गाड़ी ने? ओवरऑल 14.5-15 का आया, क्योंकि कई जगह बीच में ट्रैफिक भी मिला। हाँ। तो मोस्टली हाईवे पे तो चली है। हाँ, मोस्टली हाईवे पे चली है।
तो वहाँ कोई प्रॉब्लम दिखी गाड़ी में, कहीं ऐसा ग्लिच दिखा या कोई लैग लगा हो? नहीं नहीं, ना स्क्रीन में कोई लैग है ना कि कहीं भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुझे फर्क पड़ा। इवन गर्मी में, अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो जैसे ही आप एसी चला के बैठते हो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। एवरेज का क्या फर्क कभी देखा आपने, कोई टेस्ट करा कुछ ऐसा? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एवरेज में कुछ ज़्यादा फर्क आया होगा कभी। ओके। तो भाई अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। हाँ, और इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ भी आती हैं। हाँ, तो वाई वरना? मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास पहले पोलो रही है, वॉक्सवैगन जी। तो वॉक्सवैगन और स्कोडा तो एक ही फैमिली की गाड़ी है, तो सब लोग यही कहते हैं, पूछते भी हैं कि आपने वर्टिस क्यों नहीं ली जी। वॉक्सवैगन की ना वर्टिस, हाँ जी, और स्कोडा की स्लाविया। तो ये दो ऑप्शन थे। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वॉक्सवैगन के साथ, मेंटेनेंस ज़्यादा रही थी और उसके रनिंग पार्ट खराब होने का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मतलब जर्मन इंजीनियरिंग है, बहुत अच्छी है, नो डाउट इंजीनियरिंग अच्छी है, पर देखो क्या होता है ना कि जब आपके पास, अगर आप एक ही गाड़ी रख रहे हो, दो गाड़ी हो, तो आपको अगर सर्विस सेंटर चली जा रही है तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है जी। लेकिन जब आपके पास एक ही गाड़ी है तब आपको फर्क पड़ता है। तो वो मेरे साथ हुआ है उसमें। तो इसीलिए मैंने वो नहीं खरीदी। हुंडई का रीसेल वैल्यू अच्छा है, क्योंकि आपको पता है 3-4 साल में गाड़ी बदल ही लेता हूँ, तो अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो मेरा रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी दूसरा रीज़न था कि उसके अलावा होंडा सिटी भी देखी थी जी। तो होंडा सिटी के साथ ये है कि उसका ना कुछ नया सा उसमें नहीं लगा मुझे। कुछ नया लेके नहीं आ पाई है, इतने दिन हो गए, और इतना बड़ा इनका इतना तगड़ा इंजन है, रिलायबल इंजन है, और एक ब्रांड वैल्यू तो देखो, होंडा सिटी है। अच्छा, एक चीज और भाई, 2025 तो खैर चल रहा है, 2023 में जब आपने ये गाड़ी ली, तो उस टाइम तो एसयूवी का जमाना था। क्या फर्स्ट चॉइस थी आपकी वरना? नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी वरना। तो मैं उस टाइम पे मैंने स्कॉर्पियो और थार दोनों बुक की थी, स्कॉर्पियो एन और थार। एक्चुअली मुझे अपने पर्सनल ऑफिस के यूज़ के लिए चाहिए थी, मतलब ऑफिस आना, डेली कम्यूटिंग। तो एसयूवी का बिल्कुल दौर, इसलिए रीज़न भी है, कई जगह आप जाते हो, कई लंबे रूट पे कहीं ना कहीं आपको रोड खराब मिल जाती है। गाँव देहात में भी जाना है, गाँव से जुड़ा हूँ तो गाँव भी जाता हूँ, गाँव देहात में जाना पड़ता है, और कई बार वहाँ पे क्या है कि रोड खराब हो जाती है, क्योंकि पतली रोड है। वो तो खराब होती है। तो फिर क्यों नहीं ले? अब उसका क्या था कि मैंने थार रियर व्हील ड्राइव लेना चाहता था जी, क्योंकि मेरे को हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी नहीं थी, और मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसका क्लच बहुत हल्का था, जैसे आप देखते हो डीजल गाड़ियों का क्लच थोड़ा हेवी रहता है जी, बड़ा सॉफ्ट क्लच था। तो मुझे 4x4 नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे फिर वो वैल्यू नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा ऑफरोडिंग बहुत, मैंने कभी पहले कभी की थी, बहुत पहले की थी जब जिप्सी थी मेरे पास जी। तो उसके बाद अभी टाइम ही नहीं मिलता है जी, तो वो अवेलेबल नहीं हुई। बुकिंग उसमें वेटिंग था, वैसे तो 18 महीने उन्होंने बताया था, बट उन्होंने बोला था कि मोस्टली आ जाती है महीने 1.5 महीने में, बट वो अवेलेबल नहीं हुई। और स्कॉर्पियो एन भी अवेलेबल नहीं, मैं Z6 लेना चाहता था जी। दोनों के थार का 4x4 वेरिएंट अवेलेबल था, और स्कॉर्पियो एन का भी टॉप मॉडल था, बट वो प्राइस में बहुत फर्क है। थार 4x2 आ रही थी उस समय 12.5 लाख के आसपास कुछ, और स्कॉर्पियो एन Z6 आ रही थी 19 लाख की। अब वो Z8 लाइन जो दे रहे थे वो अगेन वही 24-25 लाख का, तो बहुत फर्क था प्राइस में जी। तो इसीलिए अब वो मिली नहीं, वेटिंग में रहा बहुत टाइम, 2.5 महीने 3 महीने वेट कर लिया। उसके बाद फिर मेरे एक कज़न है जो हुंडई में है जी, तो उन्होंने ऐसे ही सजेस्ट किया, बोले कि तू देख ले अगर तेरे को पसंद आती है, वरना तो अब तक मैंने रोड पे देखी नहीं थी, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च गाड़ी थी, तो रोड पे मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं। मैंने तो ये शायद उसी साल इसका फेसलिफ्ट आया था, कुछ उसी साल ये वाला वेरिएंट लॉन्च, ये वाला वेरिएंट तभी आया था भाई, लुक पूरा चेंज कर दिया गाड़ी ने, और वरना पहले बदनाम थे अपनी बॉडी के लिए, आज के टाइम में 5 स्टार रेटेड है गाड़ी भाई। 5 स्टार रेटिंग है। जब तक मैंने ली तब तक रेटिंग आई नहीं थी, जब तक नहीं आई थी बाद में आई थी। तो मैंने 2023 में ली है अगस्त में। तो फिर जब मुझे वो मिली नहीं, तो मैं जब इसे देखने गया, मैंने ड्राइव करा, फील करा, क्योंकि मेरे एक कज़न है, उसके पास पुराना मॉडल है, ऐसे पुरानी जनरेशन है, तो मैंने वो चला के देखी हुई थी। तो इसमें जब मैं बैठा तो बहुत अलग डिज़ाइन, इंटीरियर बड़ा अच्छा था इसका, तो एक वो फ्यूचरिस्टिक सा फील है अंदर गाड़ी में बैठ के, जो आजकल लग्जरी सेगमेंट में आता है जी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा, और प्राइस भी आपको पता ही है 15.5 के आसपास अपना प्राइस है इसका जी, तो मुझे वर्थ लगी गाड़ी। हमने इंजन की बात कर ली, माइलेज की बात कर ली, अब बात कर लेते कंफर्ट की। भाई वेंटिलेटेड सीट इसके टॉप वेरिएंट में आती है, आप उस मॉडल पे क्यों नहीं गए? वेंटिलेटेड सीट, देखो मेरा जो उस समय बजट जो मैं लेके चल रहा था, आपको पता ही है कि मैं थार 4x2 देख रहा, जो कि 12.5-13 लाख की गाड़ी जी, और एन जैसा फीचर, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं इसमें और 2-3 लाख रुपए और खर्च करूँ। 2-2.5 लाख रुपए का फर्क था, जो कि उसके अपर वेरिएंट में था। तो मुझे फिर वो उतना वर्थ नहीं लगा। मेरे पास जो पहले गाड़ी थी उसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं थी जी,
तो मुझे नहीं लगा कि वो फीचर मतलब मुझे उतना पैसा खर्च करना चाहिए। जी जी जी। तो इसीलिए मैंने वो वाला वेरिएंट नहीं लिया। भाई ये जो सनरूफ ले लिया आपने वेंटिलेटेड सीट को प्रीफर ना करके, इसका कितना यूज करा है ये बता दो एक बार। ये यूज बहुत ही कम होती है, बहुत कम। इसका कोई अभी भी देखो मिट्टी जम रही है। मिट्टी जमी पड़ी है। नहीं मतलब जैसे लोग आज के डेट में प्रायोरिटी करते हैं इसकी कि भाई वेंटिलेटेड सीट होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए, तो आपको वर्थ लगता है इसमें पैसा डालना? नहीं, मैंने सनरूफ की वजह से नहीं डाला। मैंने 6 वेरिएंट में देखो बहुत सारी चीज थी जो बेसिक नेसेसिटी होती है। आज के डेट में आपको नेविगेशन चाहिए होता है जी, तो आपके पास स्क्रीन अवेलेबल है जी, ठीक है। दूसरा, आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए जी। आपका जो है वायरलेस चार्जिंग है अवेलेबल। हालांकि वायरलेस चार्जिंग में फोन थोड़ा हीट होता है, तो मैं अब यूज कम कर रहा हूँ। तो वायरलेस चार्जिंग में वायर्ड यूज करता हूँ क्योंकि फास्ट चार्जिंग है तो सही रहता है। जी जी। फिर आपकी एलईडी जो लाइट्स अच्छी थ्रो रहती है उनकी, वो है एलॉय व्हील है कि आपकी कीलेस एंट्री है, तो वो सारे फीचर्स हैं ऐसे जो मुझे लगता है। सनरूफ क्योंकि अब उतना वर्थ है, कोई इंडिया का हो सकता है, कुछ लोग को एंजॉय करते हैं। आजकल वो अनसेफ भी है, लोग बच्चे इसमें से निकलते हैं, वो ठीक नहीं है, वो तो गलत चीज है भाई। थोड़ा बहुत बारिश वारिश में अच्छा लगता है तो खाली बस ये खोल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ये खिड़की खुल जाती है भाई। देखो मेरा क्या मानना है, मतलब अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो भाई होना चाहिए मतलब पूरी सीट पे। हाँ, ये नहीं पूरा पैनोरामिक होना चाहिए, पैनोरामिक होना चाहिए। उसका तो चलो एक बार समझ में आ रहा है, भी आपकी कुछ उसमें दिख रहा है। तो ये छोटी सी खिड़की, इसका ये बताओ करोगे आप, है ना भाई? जो आपने बच्चा निकाल रखा है, ब्रेक लग वो गलत है, वो गलत हो जाता है। लोग बिल्कुल अनसेफ है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ ये उस पर्पस से तो बनी नहीं है, तो ये तो करना ही चाहिए बस इंडिया में। लेकिन लोग सब चीज को छोड़ के आजकल गाड़ियां बनाने वाली कंपनी भी यही कर रही है कि वो सनरूफ जरूर देती है निचले वेरिएंट्स में, जिससे कि लोग उसको ले। कोई एक ऐसा फीचर जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जो सबसे आपको बकवास लगा हो कि यार ये तो जबरदस्ती डाला हुआ है? देखो फीचर मुझे मैं मतलब देखो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। वो 1 to 1 है। हाँ, 1 to 1 है। एक्चुअली ये कंसोल थोड़ा ये इन्होंने कॉम्पैक्ट रखा है, मुझे लगता है बढ़िया चीज़ है क्योंकि मैंने एक बार एसी सेट कर दिया, उसके बाद मैं अपना मीडिया कंट्रोल भी यहीं से यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा। तो फिजिकल बटन्स हैं पहले, क्योंकि जब मैंने इसको देखा था मुझे लगा, मैंने कहा ये स्क्रीन से ही सारा कुछ कंट्रोल करना बड़ा टफ नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर इसको स्विच करने का ऑप्शन दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे फीचर कि ये बढ़िया है, आप यहीं से कंट्रोल चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। और सबसे खराब मैं बोलूँगा, देखो वायरलेस चार्जिंग मेरे को लगता है कि इतना यूजफुल फीचर नहीं है। क्योंकि एक तो फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होता है जी, दूसरा हीटिंग जी। आज तो गर्मियों के टाइम में आपको पता ही फ़ोन वैसे ही इतने हीट होते हैं और फिर वो चार्जिंग नहीं हो पाती। मुझे नहीं लगता कि वायरलेस चार्जिंग का इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस है। मतलब आप वायर डी भाई देखो वायर यूज कर रहे हैं। हाँ, वायर डी करते हैं, बहुत जल्दी फोन चार्ज होता है। हाँ हाँ, नहीं ये तो मैंने यूज किया था। हाँ। भाई गाड़ी हमने खरीद ली, फीचर का एंजॉय कर लिया, सारे काम कर लिए, पर एक टाइम आता है जब गाड़ी जाती है मेंटेनेंस के लिए, मतलब सर्विस सेंटर के लिए। भाई 3 सर्विस अभी तक फ्री वाली हुई है। हाँ 3 हो गई, मेरे को लगता है चौथी हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं। चौथी सर्विस भी हो गई आपकी? हाँ, 3 चौथी पेड का बिल मेरे को लगता है सिर्फ लेबर का कॉस्ट गया था एक्स्ट्रा, तो 10,000 रुपए के आसपास, 10 साढ़े 10 होगी। वर्थ है? हाँ वर्थ है। देखो आप मेरे को लगता है कि कई बार ना कुछ चीज़ें शायद महंगी होती हैं प्राइस के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये तो उसके भी आ रहा था बलिनो का सर्विस कॉस्ट। क्योंकि आप सारी चीज़ें कराते हो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि सिर्फ इंजन ऑयल बदल दो, ये फिल्टर बदलो मत बदलो। मैं हमेशा बोलता हूँ एसी फिल्टर भी बदलो, एयर फिल्टर तो चेंज करते ही हैं वो तो टाइम पे। हाँ, तो एसी फिल्टर लोग कई बार छुड़वा देते हैं जी वो, और बाकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जो रिकमेंड करते हैं, मैं सारी चीज़ कराता हूँ। अभी तक कोई मेजर ऐसा इशू आया हो गाड़ी में? एक इशू था, मैं आपके साथ ही गया था जब सर्विस सेंटर, तो ये इसका जो DRL है वो ज़्यादातर नई जितनी वरना है जो ये मॉडल लॉन्च हुए हैं, उसकी सबकी DRL कुछ टाइम के बाद फेड हो जा रही है, येलोइश कलर की हो जा रही है। किसी उसमें होगा, मतलब एक टाइम वाली गाड़ियों में सभी में आ रहा है? हाँ, जो ये सभी में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे भी डालते हुए देखा है, बट उन्होंने सबने ये डाला है कि हुंडई ने चेंज कर दिया, तो हमें भी, हम सर्विस सेंटर गए थे, मेरा तो एक बंदी हो गया है, थोड़ा सा जल रहा है, एक DRL और एक येलो हो गया है, तो उन्होंने दोनों DRL चेंज करने के लिए बोल दिया है जी। तो अभी जैसे ही आएगा, तो अगर आप चलेंगे तो साथ चलते हैं, चेंज करा के लाएंगे। भाई उसका मैं गया तो मैं 100% वो प्रॉपर एक वीडियो बना के लाएंगे कि टाट किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं। सर्विस सेंटर के अंदर की भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या पार्ट वो चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, और जैसे हमारे वाले ब्रांड, जो हमारे वाला ब्रांड है, जैसी सर्विस वो कर रहा है ऐसी सर्विस कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, पहली गाड़ी कौन सी चलाई आपने? तो मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी जिप्सी से जी, मारुति जिप्सी, तो मेरे फादर के पास थी। भाई अभी ये सारे जो इमेजेस भाई से लेके ना मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे साथ साथ।
तो मारुति जिप्सी थी ब्लैक कलर की। एक्चुअली वो आर्मी वाली जिप्सी जो होती हैं वो बाद में ऑक्शन में मिलती है, तो वही जिप्सी थी, बट उसको मॉडिफाई कराया गया था जी। तो उसकी 4 सीटिंग जो थी वो तो क्लोज थी, मतलब बंद थी मेटल बॉडी से, और पीछे थोड़ा सा हिस्सा ओपन था। अच्छा। तो उस तरीके से मॉडिफाई की गई थी जी। और जबकि फोटो होगी शायद उस समय पे सिर्फ वो 2 सीटर ही क्लोज थी। उस समय तो शायद हमने कपड़े का वो करा हुआ था। अच्छा। मेटल का कराने के बाद बिल्कुल बॉडी से मैच करा दिया था ब्लैक कलर का पेंट। तो वो फोटो अब शायद होना हो, क्योंकि उस टाइम पे उतना फोन का कैमरा वगैरह नहीं था। तो वो हमने, और उसमें एसी भी लगवाया था, तो अलग से रेडिएटर। एसी अलग से तो हाँ, वो आर्मी जिप्सी थी ना। अच्छा। तो उसमें एसी नहीं था, तो एसी उसमें अलग से लगा था, रेडिएटर की मतलब अंदर ही रेडिएटर लग के फैन लग के वो लगा था। तो वो मेरी फर्स्ट, मतलब मैंने गाड़ी चलानी उसी सीखी है। बहुत लोग सीखते हैं मारुति 800 से जी। तो हमारे टाइम के तो लोगों ने मारुति 800 से ही सीखी है ज्यादातर जी। कई लोग बोलते हैं कि तुमने गाड़ी ही बड़ी चलानी सीखी। तो मैंने कहा उसी सीखी थी, सीट पे वो लगाते थे कुशन लगा लेते थे। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास थी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का भी 2nd जनरेशन था, लंबी लाइट वाला। फिर कुछ फर्स्ट आई थी, वो शायद जो था हमारे पास वो जनरेशन दूसरा 2006 वाला जनरेशन था शायद, उसके बाद वाला था। उसमें 2.6 इंजन आता था, टर्बो इंजन आता था। अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी थी वो। उसके बाद फिर मैंने खुद की पहली गाड़ी ली वॉक्सवैगन पोलो। तो पोलो ली मैंने 1.6 नहीं, वो डीजल थी, 3 सिलेंडर टर्बो इंजन था। अच्छा। नहीं, उसमें 1.6 नहीं था, 1.6 तो शायद जीटी आती है, 1.3 शायद। हाँ शायद 1.3 1.2 होता था उसमें। फिर दूसरा ऑप्शन। तो वो वेरिएंट था हमारे पास। पहली गाड़ी थी भाई, पहली गाड़ी पे तो हर कोई करता है जब अपने उसकी होती है, तो सारे शौक पूरे करने। मैंने अलॉय डलवाए, डिजिटल डिजाइन के स्पीकर्स लगवाए, सोनी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह, तो काफी खर्चा किया था उसमें। अंदर टैन इंटीरियर वगैरह सब कुछ। हालांकि मेरा कोई उसमें खराब एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छी चीजें लगवाते हो तो कोई खास उसमें कोई नुकसान नहीं है। चूहे ने या किसी ने मेरा जो एक वैक्यूम बनाता है इंजन के अंदर, डीजल इंजन में वैक्यूम बनता है, उसकी पाइप काट दी। वहां से डस्ट जाके मेरा टर्बो बंद हो गया। ओके। और शोरूम पे हमें 2.5-3 लाख का खर्चा बता दिया। अच्छा। कि इसका टर्बो खराब हो गया, टर्बो वारंटी का पार्ट है नहीं। ओके। तो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंस यार। आप मतलब मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा था अपने करियर स्टेज की। हाँ, तो पैसा ज्यादा था। अब मैंने और जगह मालूम किया, फिर बाद में मुझे एक बुलंदशहर में एक मैकेनिक मिला। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आए, मैं आप बता रहा हूँ, वॉक्सवैगन हो, ऑडी हो, BMW, हमें कांटेक्ट कर लेना। मेरे पास एक ऐसा मैकेनिक है, वो ये, क्योंकि वो सऊदी वगैरह में काम कर गया है 12-13 साल। उसका बड़ा अच्छा मतलब, तो उसने मेरी गाड़ी में वही टर्बो का काम जो कंपनी ने मुझे 2-2.5 लाख रुपए खर्चा बताया था, वो 12,000-15,000 रुपए में करके दिया। इतना फर्क है? इतना फर्क था, क्योंकि उसको सारा कुछ पता। उसने कहा मैकेनिकल पार्ट है, इसमें खराब कुछ नहीं होता, रनिंग पार्ट होते हैं, मैं इसको चेंज कर दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर खराब होगा, सिर्फ सेंसर आएगा। जी 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 जी। तो जैसे पोलो से आपने ली बलिनो, हाँ। तो डाउनग्रेड था या अपग्रेड था? नहीं, मैं पोलो वॉक्सवैगन लेना चाहता था। हाँ। उस टाइम पे मैंने जब चेंज करनी सोची तो मैं गया भी था। उसके बाद उनका जो 3 सिलेंडर पेट्रोल आ रहा था, हाँ। उसका शायद 75 हॉर्स पावर थी उसकी, मतलब वो इंजन 1 डाउनग्रेड कर दिया, 4 से 3 सिलेंडर कर दिया था, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो मुझे उस गाड़ी को चला के फील नहीं आया। तो बलिनो के साथ कैसा रहा? बलिनो देखो गाड़ी बढ़िया है, हाँ। बिल्ड क्वालिटी में आप बोल सकते हो कि उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बट ओवरऑल आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देती है। तो जैसे बलिनो से इसमें स्विच करा आपने 1.2 से 1.5 में, और बलिनो के इंजन में और होंडे के इंजन में फर्क है। हाँ, काफी तो फर्क है। कैसे, मतलब क्या फील रहा उसका, मतलब फर्क कितना रहा आपके हिसाब से? देखो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, तो मैंने मतलब स्पोर्ट्स कार भी चलाई हैं, तो फर्क बहुत होता है। आप बलिनो चलाओ और फिर आप अगर ये वरना चला रहे हो, इंजन में भी ना, आप बलिनो से i20 भी चलाओगे ना जी, तो बहुत फर्क आएगा पिकअप के ऊपर। तो बहुत फर्क है। नहीं, हुंडई के इंजन में फर्क, हाँ, भी। हाँ। तो भाई अगर 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए दोबारा खर्च करने हो तो इसी गाड़ी पे करोगे? अगर 15 तक ही करने हो तो मैं इसी पे करूंगा। हाँ। अगर मेरा 20 लाख तक बजट, दोबारा मैं अगर 20 से 20 जाता हूँ, 20 से ऊपर जाता हूँ, हाँ। तो मेरा स्कॉर्पियन लेने का मन है। हाँ। क्योंकि अब जो स्कॉर्पियो के अंदर जो चीजें थी ना, जो क्लासिक वेरिएंट में थी, वो आपकी एन में आपको कंफर्ट वगैरह मिल जाता है, और गाड़ी बहुत बढ़िया है। मतलब जी। मेरे 2-3 फ्रेंड्स के पास है, मैंने चलाई है काफी जी। तो मुझे लगता है कि वो अच्छी गाड़ी है। तो 20 लाख का अगर खर्च करने होंगे तो Z6 वेरिएंट आ जाता है उसका। तो व्यूअर को आप रिकमेंड करोगे 15 लाख रुपए में गाड़ी? हाँ, 15 लाख में तो मैं बोलूंगा भाई वरना लो। हाँ। अच्छी गाड़ी है, चलाओ, रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है इसकी। हाँ, ये तो है भाई, बूट स्पेस वगैरह। अच्छा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन भाई रह गया, थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ। ट्रिप पे कितने लोग मैक्सिमम आज तक इसमें आपके साथ गए हैं?
मैं एक मैक्सिमम तो हम 4 लोग गए, मैं, मेरी वाइफ, मदर और सिस्टर। लगेज विद लगेज, फुल लगेज लोडेड, फुल लगेज। और हमारे एक फ्रेंड की शादी थी, मोहित भाई की, तो उस टाइम तो हम 5 लोग थे गाड़ी में, 5 लोग थे, और पूरा लगेज, क्योंकि उनकी वाइफ के 2 बड़े बैग्स थे, लगेज थे। तो वो ये उस समय यही चैलेंज आया था कि सामान किसी गाड़ी में जाएगा, सामान किसी गाड़ी में जाएगा। और वो सारा सामान इसमें बहुत आसानी से आ गया भाई। बूट स्पेस तो देखो, लेग स्पेस तो मैं भी आपको दिखा दूं भाई, कितना स्पेस है भाई, बहुत स्पेशियस गाड़ी दिखती है। अब देखो मैं पीछे दिखा देता हूँ। तो भाई देखो, ये था हमारा वर्ना का एक ओनरशिप रिव्यू। मतलब प्रैक्टिकल जो भाई ने बात बताई है ना, वो सारी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आपके चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।